नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कुंभ को लेकर सरकार एक्शन में नजर आ रही है। कुंभ को लेकर आज भी सीएम ने अहम बैठक बुलाई है। शाम 6 बजे ये बैठक बुलाई गई है सीएम आवास पर। आश्रम अखाड़ों की व्यवस्था पर बातचीत होनी है। भीड़ को कंट्रोल करने के प्लान पर भी चर्चा की जाएगी। तो सरकार एक्शन मोड में है। कल भी सीएम ने इस मसले पर बैठक की थी। अधिकारियों से फीडबैक लिया था कि काम किस रफ्तार के साथ चल रहा है, जनवरी से पहले क्या काम मुकम्मल हो जाएगा या फिर और गति देने की जरूरत है। और आज एक बार फिर से सीएम आवास पर शाम 6 बजे बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम पहलुओं पर चर्चा की जानी है। मुख्य मुद्दा आश्रम और अखाड़ों की व्यवस्था करने को लेकर चर्चा होनी है और साथ ही भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाएगा, उसके लिए क्या प्लान तैयार किया गया है, उस पर भी बातचीत की जाएगी। और दीपांकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दीपांकर, क्या जानकारी है बैठक को लेकर? अमित, ये बैठक आज शाम 6 बजे मुख्यमंत्री आवास में होगी। इसमें बहुत बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्य सचिव ओम प्रकाश और इसके अलावा 2-3 अधिकारी और शामिल रहेंगे। छोटी बैठक है, लेकिन अहम बैठक इस लिहाज से कि सबसे जो महत्वपूर्ण चिंता अभी सरकार की है और बड़ी चिंता है कि भीड़ को कैसे कंट्रोल किया जाएगा कुंभ में, क्योंकि करोड़ों श्रद्धालु आएंगे और हर दिन कितने आएंगे ये संख्या तय होनी है। घाटों में कितने श्रद्धालु स्नान करेंगे ये संख्या तय होनी है। उनकी व्यवस्थाएं किस तरीके से होंगी ये सब कुछ तय होना है। अखाड़ों के कैंप किस तरीके से लगेंगे ये तय होना है। अखाड़ों में कितने श्रद्धालु आएंगे, एक नाइट कितने श्रद्धालु हरिद्वार में रह सकेंगे, ये सारी संख्या तय होनी है। यानी सबसे बड़ा जो मैनेजमेंट है, क्राउड मैनेजमेंट, सरकार किस तरीके से करेगी, ये इस बैठक का अहम एजेंडा रहेगा। अमिताभ, कल की बैठक में क्या बड़ी बातें थी दीपांकर? अमित, कल जो बैठक हुई थी उसमें खास तौर पे ये था कि कोविड के खतरे को देखते हुए 1000 बेड का कोविड सेंटर बनाया जाएगा हरिद्वार में। इसके अलावा लगभग 3200 नर्सेज, माफ कीजिए, 3200 होमगार्ड्स की नियुक्ति की जाएगी सुरक्षा के लिहाज से। इसके अलावा जो तमाम और व्यवस्थाएं हैं, ऋषिकेश और हरिद्वार में जो सफाई होनी है 35 करोड़ रुपए उसके लिए दिया जाएगा, उसका टेंडर होना है। दोनों शहरों को पूरी तरह साफ किया जाएगा। इसके अलावा कुंभ मेले में किस तरह सफाई व्यवस्था रहेगी, वो घाटों का निर्माण, यानी ओवरऑल कल जो डिस्कस हो चुका वो फर्स्ट मीटिंग, आज सेकंड मीटिंग सिर्फ और सिर्फ इस बात के कंसर्न को लेकर है कि क्राउड मैनेजमेंट कैसे होगा। ठीक बात, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और जैसा कि हमारे संवाददाता दीपांकर ने बताया कि मंगलवार को भी कुंभ की तैयारियों को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि अगले साल होने वाले कुंभ का काम दिसंबर तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए। जिस स्वच्छता को प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन बनाया, उसी मिशन को ध्यान में रखते हुए अब हरिद्वार और ऋषिकेश का पूरा कूड़ा साफ होगा, जिसमें 35 करोड़ का बजट खर्च होगा। वहीं मेले में सफाई का प्लान तैयार करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने अफसरों को दिए। ऋषिकेश और हरिद्वार में इस कूड़े को तत्काल अगले कुछ दिनों में टेंडर प्रक्रिया पूरी करके इसके निस्तारण की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। इस पर लगभग 35 करोड़ का खर्चा आने की संभावना है। कुंभ के काम में कोई कमी ना रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री ने 3 अफसरों को मॉनिटरिंग का काम सौंपा है। वहीं मुख्य सचिव हर हफ्ते काम की मॉनिटरिंग करेंगे। शहरी विकास विभाग के सचिव 3 दिन में रिपोर्ट देंगे। मेला अधिकारी रोजाना काम की रिपोर्ट देंगे। कुंभ के लिए हेल्थ सिस्टम का प्लान बनाने के निर्देश। 1000 बेड का कोविड केयर सेंटर बनेगा। करीब 500 डॉक्टर्स की और जरूरत पड़ेगी। वहीं कुंभ में भीड़ कैसे कंट्रोल होगी, इस बात ने सरकार की चिंता बढ़ा रखी है और अगले 2-3 दिन में सीएम एक मीटिंग और लेंगे। कुंभ की पूरी गंभीरता को लेकर, कुंभ के उस आयोजन को लेकर कि वो कुंभ का आयोजन भव्य दिव्य और अच्छा हो, तो आज मुख्यमंत्री जी ने अनेक प्रकार के ऐसे अवसर निर्देश दिए गए हैं। साथ साथ अभी अगले 2-3 दिन में एक छोटी टीम के रूप में भी बैठने का निर्णय हुआ। 2021 में होने वाले कुंभ के लिए सीएम और शासन की कुल 25 मीटिंग हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशों और निगरानी के बाद राज्य सरकार के लिए काम को कुशलता से अंजाम तक पहुंचाने की चुनौती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है, जहां पर सालाना सफाई के लिए नहर बंद की जाएगी। गंग नहर की बंदी की बात सामने आ रही है। दशहरे से दीपावली तक 21 अक्टूबर के लिए गंग नहर बंद रहेगी। कुंभ मेला प्रशासन ने 14 अक्टूबर से नहर बंदी की मांग की है। कुंभ से पहले कई घाटों का निर्माण और मरम्मत कार्य अधूरे पड़े हैं, उनको पूरा करना है। लिहाजा 14 अक्टूबर से गंग नहर को बंद करने की मांग की गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सालाना सफाई के लिए गंग नहर को बंद किया जाएगा। दशहरे से दीपावली तक यानी 21 अक्टूबर से गंग नहर बंदी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कुंभ मेला प्रशासन ने 14 अक्टूबर से ही
नहर की बंदी की मांग की है। एक और बड़ी खबर देहरादून से है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर मीटिंग होनी है। आज सुबह 11 बजे सचिवालय में सीएम इस बैठक को लेने वाले हैं। स्कीम में लोन के मसले को लेकर चर्चा की जाएगी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बेहद अहम बैठक 11 बजे सचिवालय में शुरू हो जाएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर मीटिंग बुलाई गई है। मतलब बिजनेस को कैसे और आसान बनाया जाए, खासतौर से स्कीम में लोन के मसले को लेकर चर्चा की जाएगी। किस स्कीम के तहत मिलने वाले लोन की प्रक्रिया को कैसे आसान बनाया जाए ताकि मैक्सिमम लोगों तक इसका फायदा पहुंच पाए, अधिक से अधिक लोग व्यवसाय के लिए लोन लें और व्यवसाय लगाएं ताकि और अधिक लोगों को वो रोजगार दे पाएं। तो आज 11 बजे सीएम की बैठक लेने वाले हैं, जिसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, इस पूरी प्रक्रिया को कैसे और आसान, कैसे और सरल, कैसे और बेहतर बनाया जाए। और चलिए बुलेटिन में बात करते हैं कोरोना अपडेट की। प्रदेश में मंगलवार को आए कोरोना के 338 नए केस, कुल केस 52,300 हो गए हैं। एक्टिव केस 8,400 के पार पहुंच गए हैं। कोरोना से अब तक 677 लोगों की मौत हो गई है। देहरादून की बात करें तो 123 नए मामले सामने आए हैं। हरिद्वार में 55 नए केस मिले हैं। नैनीताल में 20 नए केस सामने आए हैं, जबकि ऊधम सिंह नगर में 39 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। और एक बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां पर रोशनाबाद जेल में कोरोना का कहर जारी है। अब तक 190 कैदी यहां पर पॉजिटिव निकले हैं। जेल प्रशासन संक्रमण रोकने को लेकर चिंतित है। सभी पॉजिटिव कैदियों को जेल के कोविड सेंटर में रखा जाएगा। कुछ कैदियों को रखा भी गया है। तमाम तैयारियां यहां पर की जा रही हैं, लेकिन कोरोना का कहर यहां पर लगातार जारी है। अब तक 190 कैदी ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बड़ी खबर हम आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। रोशनाबाद जेल में कोरोना का कहर जारी है। अब तक हुए टेस्ट में 190 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे जेल प्रशासन चिंतित है। संक्रमण को कैसे रोका जाए, इस बात को लेकर रोड मैप तैयार किया जा रहा है। सभी पॉजिटिव कैदियों को जेल के कोविड सेंटर में रखा गया है। और राज्य में अब तक कोरोना की वजह से 650 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। और इसी आंकड़े को देखते हुए सरकार ने एक विश्लेषण भी करवाया है, जिसके मुताबिक अब तक जिन लोगों की जान कोरोना के चलते गई है, उनमें अधिकतर मरीज 50 साल की उम्र से ज़्यादा के रहे थे, जो पहले से शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित थे। सीएम ने 50 साल से ज़्यादा उम्र के बीमार लोगों से अपील की है कि इस खतरे के बीच वो अपना खास ख्याल रखें। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध है कि 50 साल की उम्र से अधिक के व्यक्ति, खासकर जब वह पहले से ही मधुमेह, रक्तचाप, कैंसर या अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं, अपने उपचार पर विशेष ध्यान दें। कृषि कानून पर नैनीताल से बीजेपी के सांसद अजय भट्ट ने बड़ा बयान दिया है। भट्ट ने कहा है कि किसानों को अब मंडी में टैक्स देने की जरूरत नहीं है, जिससे किसान की आमदनी बढ़ेगी। भट्ट ने कहा कि टैक्स नहीं मिलने से मंडियों की आमदनी जरूर कम होगी, जिससे मंडी की राजनीति खत्म हो जाएगी, लेकिन मंडी राजनीति की कीमत किसानों को ना चुकानी पड़े, ये कानून में तय किया गया है। कर दी है यहाँ एक किस्म से जो व्यक्ति बैठते हैं, लेकिन किसान खत्म नहीं होना चाहिए। मंडियों को खत्म नहीं किया गया है। जो किसान बाहर नहीं दे सकता वो मंडियों में दे, मंडियां भी चलेंगी और किसान जिसको छूट मिली है वो बाहर भी जाएगा। इसलिए मंडियों की राजनीति जरूर, पैसा कम आएगा, जो किसानों से कटता था टैक्स का वो कम आएगा उनके पास, लेकिन किसान का भला होगा। और एक बड़ी खबर उत्तरकाशी से है। झील में डंपर गिर गया है। गंगोत्री नेशनल हाईवे के मनेरी झील में डंपर गिरा है। हादसे में ड्राइवर की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को नदी से बाहर निकलवाया है। बड़ी खबर, दर्दनाक हादसा हुआ है उत्तरकाशी में। यहाँ पर एक डंपर झील में गिर गया। गंगोत्री नेशनल हाईवे की मनेरी झील में डंपर गिरा है और इसके चलते ड्राइवर की मौत हो गई है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ड्राइवर के शव को नदी से बाहर निकाला गया। और अब खबर नैनीताल से, जहां पर राज्य में अतिरिक्त निजी सचिवों की भर्ती के मामले में अपडेट सामने आया है। हाईकोर्ट से 23 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।
8 अक्टूबर को होने वाली मेन परीक्षा में बैठने का आदेश दिया गया है। सरकार और लोक सेवा आयोग से कोर्ट ने जवाब भी मांगा है। जितेंद्र लसियाल समेत 23 ने दाखिल की थी याचिका। कोर्ट ने परीक्षा में बैठने की इन्होंने गुहार लगाई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और साथ ही साथ आयोग और सरकार से इस मामले पर जवाब भी मांगा है। नैनीताल में जिला अस्पताल आने वाले मरीजों के तीमारदारों को कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए अस्पताल प्रबंधन ने फैसला किया है। जिला अस्पताल के सीएमएस का कहना है कि इसके तहत पता चल सकेगा कि किस गांव में कोरोना संक्रमण के मामले कितने हैं। अगर किसी गांव के लोगों में कोरोना के लक्षण मिलेंगे तो उस गांव में तत्काल डॉक्टर्स की टीम सैंपल लेने के लिए भेज दी जाएगी। नई व्यवस्था में यह है कि जो अंदर हमारे मरीज भर्ती हैं, वार्ड में मरीज भर्ती हैं, तो वार्ड में तो मरीजों का तो हम लोग परीक्षण कर ही रहे थे, लेकिन जो उनके साथ अटेंडेंट आएंगे आज से, तो एक अटेंडेंट का भी हम लोग यहाँ से बाहर से कोरोना टेस्ट करा के उनको एक पास देंगे और उसी के थ्रू हम उनकी एंट्री करवाएंगे। राज्य के जेल के नियमों में एक बार फिर से बदलाव किया गया है। जेलों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आने वाले कैदियों के लिए अस्थायी जेल में पहले 14 दिनों तक उनको रखा जाएगा। ये ऐसी व्यवस्था पहले थी, लेकिन अब कैदियों को केवल 24 घंटे में कोविड रिपोर्ट आने तक ही अस्थायी जेल में रखा जाएगा। उसके बाद सभी कैदियों को जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि अस्थायी जेलों से कई कैदी फरार हो गए थे, जिससे पुलिस को खासी फजीहत झेलनी पड़ रही थी। अब इसमें बदलाव किया गया है। 14 दिन के बजाय 24 घंटे अस्थायी जेल में रखा जाएगा। उसके बाद स्थायी जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। एंटीजन टेस्ट नेगेटिव है, हमको उसको 24 दिन का जो टाइम था उस पीरियड क्वारंटाइन करने का, हम उसको इस बाध्यता को खत्म करते हुए रेगुलर जेल में हमने दाखिल कर दिया है। और बहुत ही कम कैदी हमारे डिटेंशन सेंटर में है, जैसे कि उनके और सिक्योरिटी को भी पुख्ता कर दिया गया है। अनलॉक 5 के साथ ही पर्यटन गतिविधियां बढ़ने और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन भी पर्यटकों को लेकर अलर्ट मोड पर आ गया है। टिहरी जिले के एंट्री पॉइंट भद्रकाली और सुवाखोली में थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन पर जोर दिया जा रहा है। इसके साथ ही पर्यटकों की कोरोना सैंपलिंग भी की जा रही है और रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद ही उन्हें जिले में एंट्री मिल रही है। जो थर्मल स्क्रीनिंग से लोगों को टेस्ट कर रही है, उनको कोई तरीके की वहाँ समस्या ना हो, लंबी लाइन ना लगे, जाम की स्थिति ना उत्पन्न हो। तो इसीलिए हम जिसको सिर्फ टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है थर्मल स्क्रीनिंग में, उनको ही हम वहाँ पर सैंपलिंग लेकर के उनका टेस्ट कर रहे हैं। कोविड-19 के इस दौर में अनलॉक 5 में अब धीरे धीरे जीवन पटरी पर लौटने लगा है। कॉर्बेट के अभी सिर्फ 2 जोन ढेला और झिरना खुले हैं, जहां पर्यटकों की भीड़ से दोनों ही जोन में पर्यटकों के आने की वजह से यहां जो व्यवसायी हैं, जो कारोबारी हैं, उनके चेहरे खिले हुए हैं। देखिए, आज 2 जोन खुले हैं तो एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हैं। काफ़ी दिन बाद ये सफारी खुली है, हम लोग वेट कर रहे थे, इसीलिए यहाँ पे आए हैं। भीड़ लग रही है, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग करने से चीज़ें काफ़ी आसान हो गई थी। ढेला झिरना जोन वर्तमान में कॉर्बेट में पर्यटकों के लिए खुले हुए हैं और पर्यटकों को भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पिछले कुछ समय से पर्यटकों की बुकिंग फुल चल रही है। कोविड के समय में प्राइवेट स्कूल ने ऑनलाइन क्लास के नाम पर फीस के लिए पेरेंट्स पर दबाव बनाया। इस तरह की तमाम शिकायतें सामने आई हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अकेले देहरादून में 40 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो अलग अलग मामलों में शिक्षा विभाग से लेकर बाल आयोग के निशाने पर हैं। देहरादून के 43 स्कूल कोविड के समय में फीस वृद्धि से लेकर फीस न भर पाने वाले पेरेंट्स की शिकायत करने शिक्षा विभाग पहुंच गए। छोटे स्कूल ही नहीं, इस लिस्ट में नाम उन बड़े स्कूलों के भी रहे जो अपने नाम और पढ़ाई की वजह से विदेशों में भी अच्छी पैठ रखते हैं। समर वैली के खिलाफ 5 शिकायत मिली, ब्राइटलैंड स्कूल के खिलाफ 1 शिकायत दर्ज, वेलहम बॉयज को लेकर बोर्डिंग फीस बढ़ाने की शिकायत, जांच के दायरे में गुरुराम राय पब्लिक स्कूल बिंदाल ब्रांच, दिल्ली पब्लिक स्कूल देहरादून स्कॉलर्स होम स्कूल की जांच, 43 स्कूल जिनकी जांच मुख्य शिक्षा अधिकारी स्तर पर जारी। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी कहती हैं कि मामले में दोनों ही पक्ष देखने को मिले। कुछ में स्कूल की गलती थी तो कुछ में पेरेंट्स की भी गलती रही है। ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो उनके पास साक्ष्य होगा, गार्जियंस के पास भी साक्ष्य होगा। तो अगर साक्ष्य है तो साक्ष्य के आधार पर ही हम निस्तारण कर रहे हैं। अभी हमने समर वैली का किया है, समर वैली का निस्तारण किया है और ऐसी सन वैली का किया, दून ब्लॉसम का किया है, दून इंटरनेशनल का किया है,
तो उसको देखते हुए भी हम काम कर रहे हैं। अब कोविड-19 के समय में आई शिकायतों में 10 से ज्यादा मामले तो शिक्षा विभाग निस्तारित कर चुका है, लेकिन अब भी लिस्ट लंबी है, जिसकी वजह से पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। अनलॉक 5 में आई गाइडलाइंस के बाद राज्य में हर प्रकार के टूरिस्ट की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं चारधाम यात्रा में अब ज्यादा संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कोरोना की वजह से सुस्त पड़ी चारधाम यात्रा में अब धीरे धीरे श्रद्धालुओं की संख्या में और इजाफा होने लगा है। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को सहूलियत देते हुए अब संख्या को और बढ़ा दिया गया है। केदारनाथ और बद्रीनाथ में 3-3 हज़ार और गंगोत्री में 900, जबकि यमुनोत्री में 700 तीर्थयात्री अब हर दिन दर्शन कर पा रहे हैं। वहीं पुलिस की भी दिक्कतें अब बढ़ने लगी हैं। नया स्लोगन जो है देश का ये है, अनलॉक विद प्रिकॉशन। अनलॉक तो होना है, किंतु सावधानी से खुलिए, और उसी में हम लोग ड्यूटियां कर रहे हैं। पुलिस भी बीच में संक्रमित हुई और लकीली हमारे उसका ठीक होने का रेशो ही बहुत अच्छा रहा और कैजुअलिटी का रेशो बहुत कम रहा। 1300 से ज़्यादा लोग हमारे संक्रमित हो चुके हैं और पूरी सावधानी बरतने को कहा गया है, एनफोर्समेंट बढ़ाने को कहा गया है, विशेषकर उन एरियाज में जहां टूरिस्ट आता है। नैनीताल पालिका ने सरकारी विभागों को टैक्स जमा करने की समय सीमा 1 महीने की दी है और अगर 1 महीने में हाउस टैक्स जमा नहीं किया गया तो पालिका सरकारी विभागों की आरसी काटेगी। बोर्ड की बैठक के दौरान टैक्स वसूली के लिए कमेटी का गठन किया गया है जो 1 महीने में टैक्स वसूलेगी। आपको बता दें कि नैनीताल पालिका का सरकारी और प्राइवेट पर 2 करोड़ 50 लाख से ज्यादा टैक्स बकाया है। रिलायंस की सहयोगी कंपनी रिलायंस रिटेल में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 5,512 करोड़ का निवेश का फैसला किया है। वो कंपनी में 1.2% की हिस्सेदारी खरीदेगी। इससे रिलायंस रिटेल में हाल के दिनों में 7 कंपनियों के साथ 8वां बड़ा निवेश है। अब रिलायंस रिटेल में अलग अलग कंपनियों ने 37,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक और बड़ी उड़ान हुई है। आरआईएल की सहयोगी कंपनी रिलायंस रिटेल में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने 5,512 करोड़ रुपए का निवेश का फैसला किया है। यानी अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी रिलायंस रिटेल की 1.2% की हिस्सेदारी खरीदेगी। इस नए निवेश के साथ अब रिलायंस रिटेल में हाल के दिनों में 7 कंपनियों का 8वां बड़ा निवेश है। अब रिलायंस रिटेल में अलग अलग कंपनियों ने 37,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है और इन कंपनियों ने रिलायंस रिटेल की कुल 9% हिस्सेदारी खरीद ली है। कोरोना संकट में रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहयोगी कंपनी रिलायंस रिटेल में दुनिया भर से कंपनियों का निवेश का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने रिलायंस रिटेल वेंचर में 1.2% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।